हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हमारा आज का टॉपिक है फ्रिक्शन। आज हमारा ये जो न्यूटन्स के तीनों लॉज थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इनकी एप्लीकेशंस एंड ये सब हम कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कराएंगे फ्रिक्शन। ठीक है, देन व्हाट इज़ द फ्रिक्शन। ठीक है, आज हम इसके बारे में बताएंगे बेटा ये फ्रिक्शन होता क्या है। ठीक है, तो फ्रिक्शन जो एक फोर्स है, ठीक है, कैसा फोर्स है, बट ये एक अपोजिंग फोर्स है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन करती है तो उसके मोशन का अपोज करती है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो अगर वो मोशन में आती है तो मोशन का अपोज करती है। दैट इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है? इट इज द अपोजिंग फोर्स। इट इज द अपोजिंग फोर्स। ठीक है बेटा, लास्ट वीडियो में शायद हमने आपको पढ़ाया था कि न्यूटन सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ की हेल्प से हमने फर्स्ट लॉ डिराइव करवाया था एंड थर्ड लॉ भी डिराइव करवाया था। तो अब हम करवा रहे हैं कि अब उस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद हम स्टार्ट करें फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन देखो, पहले मैं आपके लिए इसलिए समझाती हूँ। जैसे ये आपकी टेबल है, ठीक है, ये टेबल है, हमने इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है बेटा? एक ब्लॉक। ठीक है, तो जब हम अगर ये ब्लॉक क्या रेस्ट पर है? क्या है बेटा? ये रेस्ट पर है। तो यानी कि जब मैं इस पर फोर्स लगाऊंगी हल्का सा ब्लॉक पर, हमने फोर्स लगाया ब्लॉक पर, तो ये क्या आता है? थोड़ा सा फोर्स लगाया मैंने। क्या लगाया? बिल्कुल थोड़ा सा। तो ये ब्लॉक मूव नहीं करता। तो इट मीन्स कोई अपोजिट में एक फोर्स और है जो हमारे अप्लाइड फोर्स को क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? अप्लाइड फोर्स को बैलेंस। क्योंकि अगर मैंने स्मॉल फोर्स लगाया है तो भी ये ऑब्जेक्ट मोशन करना चाहिए था, ब्लॉक मोशन करना चाहिए था, बट ये ब्लॉक मोशन नहीं कर रहा। इट मीन्स कोई अपोजिंग फोर्स है जो इस ब्लॉक को रोक रहा है। दैट फोर्स इज कॉल्ड द फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं उसको? फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है? जब भी कोई बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करती है तो वो उसके मोशन का, उसके चेंज का क्या करता है? अपोज करता है। क्या करता है? अपोज। तो व्हेन वन बॉडी मूव, व्हेन द सरफेस ऑफ वन बॉडी, ये बॉडी की सरफेस हो गई, एंड मूव ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, तो वो क्या करता है? उसके मोशन का अपोज करता है। दैट इज कॉल्ड द फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा उसे? फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन इज अपोजिंग फोर्स। ठीक है, इट इज अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले। जो कि कब होता है, कब लगता है? दैट कम्स इनटू प्ले। ठीक है, when one body actually move or even try to move on the surface of another body, when one body actually move or tries to move on the surface of another body या over the surface of another body, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द फ्रिक्शन फोर्स। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन करेगी या फिर मोशन करने की ट्राई करेगी, दैट इज कॉल्ड द फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब हम बताते हैं ओरिजिन, मतलब कैसे हमारा फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन, कि ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, हमारे फ्रिक्शनल फोर्स का कारण क्या है, कैसे ये लगता है, कैसे ये बनता है। ठीक है, देखो मैं आपको समझाती हूँ थोड़ा सा। दो सरफेस की मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ थोड़े से जूम करके। इस तरीके से हमारी सरफेस होती है एक्चुअल में। हमें लगती स्मूथ है दिखने में, बट उनमें काफ़ी इरेगुलरिटीज़ होती है। ठीक है, ये दो सरफेसेस हैं। ठीक है, तो ये डिप्रेशन हो गए इनके, और ये बेटा क्या हो गए? ये वाले इनके प्रोजेक्शंस हो गए। ठीक है, अब क्या होता है? ओल्ड थ्योरी क्या बोलती है? अकॉर्डिंग टू द ओल्ड व्यू, पहले सबसे पहले हम क्या मानते थे? अकॉर्डिंग टू ओल्ड व्यू, ओल्ड थ्योरी क्या बोलती थी कि जो ये सरफेस होती है इरेगुलर होती है। क्या होती है बेटा? ये सरफेस इरेगुलर या फिर रफनेस होती है। हम उसको नेकड आई से नहीं देख सकते, हमें वो स्मूथ लगती है दिखने में, लेकिन एक्चुअल में उनमें क्या होती है बेटा? रफनेस होती है। जैसे मैंने पिक्चर जूम करके दिखाई, लाइक जैसे आप माइक्रोस्कोप से देख रहे हो,
तो ये क्या होता है, जब दूसरी बॉडी की जो सरफेस टच होती है तो आपस में इनकी सरफेस इंटरलॉक हो जाती है। क्या हो जाती है? इंटरलॉक। ड्यू टू द इरेगुलरिटीज क्या हो जाती है बेटा? इंटरलॉक। तो जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पर मूव कब करेगी? जब ये इंटरलॉकिंग क्या होगी? टूटेगी। तो उस इंटरलॉकिंग को तोड़ने के लिए हमें कुछ फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये अप्लाइड फोर्स के ही थ्रू हम क्या करेंगे? फ्रिक्शन फोर्स को मेजर करेंगे, ठीक है बेटा। कैसे बेटा? हम ये जो सरफेस होती है इरेगुलर होती है, तो इरेगुलर सरफेस जब ये दोनों सरफेस टच में आती है तो इनकी इरेगुलरिटीज में इंटरलॉकिंग हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? इंटरलॉकिंग। अब इंटरलॉकिंग को तोड़ना पड़ता है पहले, फिर ये ऑब्जेक्ट मूव करती है। तो हमें इंटरलॉकिंग जो तोड़नी पड़ी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए फोर्स लगाना पड़ा। तो इट मीन्स हमें किसके अगेंस्ट काम करना पड़ा? फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ा। यही इंटरलॉकिंग जो होती है इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। क्योंकि ये इंटरलॉकिंग क्या करती है? मोशन का अपोज करती है। इट मीन्स यही फ्रिक्शन फोर्स है, बिकॉज ये मोशन का क्या करता है? अपोज करता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द ओल्ड व्यू, ठीक है, व्हेन वन बॉडी इंटरलॉक्ड इन द इलेवरेट ऑफ अदर बॉडी, ठीक है। तो surfaces of two body according to the old view, surfaces of two bodies, ठीक है, दो बॉडीज की सरफेस क्या होती है? गेट इंटरलॉक्ड, ठीक है, ड्यू टू इरेगुलरिटीज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड व्यू सरफेस ऑफ टू बॉडीज इंटरलॉक्ड क्या हो जाती है बेटा? इंटरलॉक हो जाती है ड्यू टू द इरेगुलरिटीज ऑफ इन द सरफेस, इसी इंटरलॉकिंग को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बोलते थे हम? फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। या क्योंकि इस इंटरलॉकिंग को हमें तोड़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट मूव करेगी। इट मीन्स हमें फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ा है, फिर ऑब्जेक्ट हमें क्या करिए? मूव करिए, ठीक है। तो दिस इंटरलॉकिंग इज द मेजरमेंट ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। क्या आती है? दिस इंटरलॉकिंग इज द मेजरमेंट ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारा आता है अकॉर्डिंग टू ओल्ड व्यू सरफेस ऑफ टू बॉडीज इंटरलॉक ड्यू टू इरेगुलरिटी इन द सरफेस, देयरफॉर some force must be applied, for breaking the interlocking, ठीक है, इंटरलॉकिंग को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, दिस अप्लाइड फोर्स इज मेजरमेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। दिस अप्लाइड फोर्स इज मेजरमेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, यही जो हम अप्लाइड फोर्स करते हैं यही क्या देता है? मेजरमेंट ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। अब हम आते हैं, ये इस ओल्ड व्यू की लिमिटेशंस क्या थी? ठीक है, ये ओल्ड व्यू क्या हो गई? फेल हो गया था। फिर उसके बाद मॉडर्न व्यू आया था। क्या आया था बेटा? मॉडर्न व्यू आया था। ओल्ड व्यू क्या बोलता है? लिमिटेशंस ऑफ ओल्ड व्यू। क्या कमियां थी? लिमिटेशंस मतलब कमियां। लिमिटेशंस ऑफ ओल्ड व्यू, ठीक है। क्या कमियां थी? सबसे पहली कमी ये थी, जब भी दो सरफेस स्लाइड करेंगी, ठीक है, अगर उनका लार्जर एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होगा बेटा? ज़्यादा होगा। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करा गया तो ये देखा गया कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया होता है। क्या होता है वो? इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। क्योंकि बेटा ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग अगर एरिया ज़्यादा है तो इंटरलॉकिंग ज़्यादा होगी, इरेगुलरिटीज ज़्यादा होंगी, इंटरलॉकिंग ज़्यादा होगी, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? ज़्यादा होगा। ओल्ड व्यू तो ये बोलता है, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करा गया तो ये पाया गया कि जो फ्रिक्शन फोर्स है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, तो आप इसको लिख लीजिए,
अकॉर्डिंग टू ओल्ड व्यू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओल्ड व्यू, ठीक है, लार्जर द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, larger the area of contact between the surfaces, ठीक है, greater should be the frictional force, greater should be the frictional force between them, greater should be the frictional force between them. However, experimentally, ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग अगर एरिया ज़्यादा है तो इंटरलॉकिंग ज़्यादा होगी, इंटरलॉकिंग ज़्यादा होगी तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट कराया गया तो फ्रिक्शन फोर्स क्या फाइंड हुआ कि फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, इट इज़ फाउंड, यानी कि however it is experiment it is found that frictional force is independent of area of contact, it is independent of area of contact, ठीक है, between two surfaces, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट लिमिटेशन, ठीक है। सेकेंड लिमिटेशन क्या थी कि जो अगर सरफेस जो कांटेक्ट में है अगर वो ज़्यादा स्मूथ है, एक्स्ट्रा स्मूथ है, तो फोर्स उनके बीच क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। ओल्ड व्यू तो यही बोलती है, लेकिन जबकि ये देखा गया कि फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता है जब हम सरफेसेस को क्या कर देते हैं, स्मूथ कर देते हैं। देखो बेटा, ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग अगर हम सरफेसेस को स्मूथ कर दें तो इरेगुलरिटीज घट जाएंगी, इरेगुलरिटीज घट जाएंगी तो इंटरलॉकिंग कम हो जाएगी, इंटरलॉकिंग कम होगी तो फ्रिक्शन का फोर्स क्या होगा, कम होगा। लेकिन मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग अगर हमने एक्सपेरिमेंट ही देखा कि अगर हम सरफेस को ज़्यादा स्मूथ करते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता है। क्या फ्रिक्शन फोर्स क्या बेटा, बढ़ता है, ठीक है। तो इसको भी आप लिख लीजिए नंबर 2 पॉइंट, ठीक है। If according to old way, if surfaces are extra smooth, अगर हमारी सरफेसेस कैसी हैं, एक्स्ट्रा स्मूथ, if surfaces are extra smooth, ठीक है, तो एक्स्ट्रा स्मूथ होंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शुड बी बैलेंस्ड, ठीक है, बट इन एक्चुअल यानी कि एक्सपेरिमेंटली फोर्स इफ द सरफेसेस आर एक्स्ट्रा स्मूथ, if the surfaces are extra smooth तो force of friction increases, force of friction increases, तो फ्रिक्शन का फोर्स बेटा क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आया मॉडर्न व्यू, क्या आया कि मॉडर्न व्यू कि फ्रिक्शन का फोर्स किस वजह से लगता है, किस तरीके से लगता है और कैसे लगता है, ठीक है। अब आता है मॉडर्न व्यू। अभी हमने लिखवाया था ओल्ड व्यू, अब हम कराएंगे मॉडर्न व्यू ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, कि मॉडर्न में क्या बताया गया फ्रिक्शन के बारे में कि किस वजह से लगता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू ऑफ फ्रिक्शन क्या बोलता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो एटॉमिक और मोलिकुलर अट्रैक्शन की वजह से लगता है। क्या लगता है बेटा, दो सरफेसेस के जो एटम मोलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एट द पॉइंट ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट, ठीक है। जैसे ये दो सरफेसेस थी हमारी, इस तरीके से थी दो सरफेसेस हमारी,
वही दो सरफेस ले रही जो मैंने पिछली वाली ली थी, ऐसे दो सरफेसेस थे हमारे। तो इनका जो एटम और मॉलिक्यूल्स का जो अट्रैक्शन है उसकी वजह से क्या लगता है, ये फ्रिक्शन का फोर्स लगता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू, फ्रिक्शन फोर्स किस वजह से लगता है, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग एटॉमिक और मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एटॉमिक और इनके एटम्स के बीच में फोर्स होता है, इनके मोलिकुल्स के बीच में फोर्स होता है, दो सरफेसेस के एटम्स और मोलिकुल्स के बीच का फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू, फ्रिक्शनल फोर्स arise due to atomic और molecular force of attraction, due to atomic और molecular force of attraction, ठीक है, between the two surfaces। ठीक है, between the two surfaces। ठीक है, that is the view of modern view। अब यानी कि ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन है, ये इस पर डिपेंड नहीं कि एरिया ज़्यादा है तो एटम मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, एरिया कम है तो एटम मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन कम होगा, तो ये इस पर डिपेंड नहीं है। और एक्चुअल में जो फ्रिक्शन फोर्स है दैट इज़ द इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो अगर हमारा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ता है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो एडिशन फोर्स है उसी रेशियो में इंक्रीज होता है। तो इस तरीके से अगर हमारा एरिया बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट आता है। ठीक है, और जब हमारी सरफेस एक्स्ट्रा स्मूथ होती है तो डिस्टेंस जो बिटवीन होता है मॉलिक्यूल सरफेस कॉन्टैक्ट का क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है, तो उनके बीच अट्रैक्शन का फोर्स बढ़ता है और इस वजह से हमारा फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है बेटा, वो ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो इसको आप लिख भी सकते हो। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट पॉइंट आप इसको लिखना, ये अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न व्यू। ठीक है, ये जो हमारी जो लिमिटेशन थी ओल्ड व्यू की उसको क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो मॉडर्न व्यू एक्सप्लेन्स द ओल्ड व्यू। ठीक है, उसको बेटा क्या करता है, ये एक्सप्लेन करता है ओल्ड व्यू को। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट जो ये एक्सप्लेन करता है इस तरीके से है कि फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शनल फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। सेकंड इसने एक्सप्लेन करा था कि अगर हमारी सरफेस एक्स्ट्रा स्मूथ होंगी तो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारी सरफेस स्मूथ होगा इस तरीके से तो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस कम हो जाता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या होता है बेटा, ज़्यादा होता है, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स बेटा क्या होता है, ज़्यादा होता है। व्हेन, इसको आप लिख लीजिए, व्हेन सरफेसेस आर एक्स्ट्रा स्मूथ, when surfaces are extra smooth। ठीक है, तो सरफेस जब एक्स्ट्रा स्मूथ होती हैं, डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स तो डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स डिक्रीज्ड, distance between the molecules decreased। Due to this, adhesive force यानी कि force of friction is increased, increase between them। Due to this, frictional force increase।
तो ये सब बेटा आज मैंने आपको व्यू दिया किसका, फ्रिक्शनल फोर्स किस वजह से लगता है, क्यों लगता है, ओल्ड व्यू क्या था और न्यू व्यू क्या था हमारा। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही, किस तरीके से हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, ओरिजिन क्या है, ओल्ड व्यू क्या था हमारा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और ओल्ड व्यू की लिमिटेशंस क्या क्या थी। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही, और हम कराएंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।